एक छोटी सी जमीन, लेकिन उसी जमीन के लिए पिछले 100 वर्षों से संघर्ष जारी है। ये ऐसा विवाद है जिसने लाखों लोगों को बेघर किया, हजारों जानें ली, पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी और आज भी दुनिया की सबसे जटिल भू राजनीतिक समस्याओं में गिना जाता है। बहुत से लोग इसे केवल धर्म की लड़ाई मानते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये संघर्ष सिर्फ यहूदियों और मुसलमानों के बीच नहीं है, इसमें इतिहास है, राष्ट्रवाद है, जमीन पर दावा है, सुरक्षा की चिंता है, शरणार्थियों का दर्द है और राजनीतिक अधिकारों की लंबी लड़ाई शामिल है। आज के इस एपिसोड में हम 1948 से लेकर 2026 तक इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस कहानी की शुरुआत 1948 से नहीं, बल्कि उससे कई दशक पहले ही हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। इसी दौरान यूरोप में यहूदियों पर बढ़ते अत्याचार और बाद में हुए होलोकास्ट के कारण बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आकर बसने लगे। दूसरी तरफ सदियों से वहां रहने वाली अरब आबादी भी उसी भूमि को अपना घर मानती थी। धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ब्रिटेन भी इस विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने समाधान के तौर पर फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रख दिया। योजना थी कि एक यहूदी राष्ट्र बने और एक अरब राष्ट्र। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा जाए। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन अधिकांश अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक समेत कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। यही था पहला अरब इजराइल युद्ध। युद्ध खत्म हुआ तो इजराइल अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था, लेकिन लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो गए। फिलिस्तीनी इस घटना को नकबा यानी कि महाविनाश के नाम से याद करते हैं। आज भी शरणार्थियों का मुद्दा इसी दौर से जुड़ा हुआ है। 1948 के बाद वेस्ट बैंक जॉर्डन के नियंत्रण में चला गया, जबकि गाजा पर मिस्र का प्रभाव रहा। इसी दौरान फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और 1964 में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना था। फिर आता है 1967, जिसने इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल दी। 6 दिनों तक चले युद्ध में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हराकर वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। आज भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम इस संघर्ष के सबसे बड़े विवादित क्षेत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन इलाकों को कब्जे वाला क्षेत्र मानता है, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है। 1967 के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। इन बस्तियों को लेकर आज भी भारी विवाद है। संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानते हैं, जबकि इजराइल इन बस्तियों को लेकर अलग अलग कानूनी और ऐतिहासिक तर्क देता है। यही बस्तियां 2 राष्ट्र समाधान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मानी जाती है। 1987 में पहला इंतिफादा शुरू हुआ। ये फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लोग सड़कों पर उतर आए। पत्थरबाजी, हड़तालें और नागरिक प्रतिरोध इस आंदोलन की पहचान बने। दुनिया का ध्यान एक बार फिर फिलिस्तीनी मुद्दे की ओर आया। 1993 में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में गुप्त वार्ताओं के बाद इजराइल और PLO के बीच ओस्लो समझौता हुआ। पहली बार दोनों पक्षों ने एक दूसरे को औपचारिक मान्यता दी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में यित्ज़ाक राबिन और यासीर अराफात ने हाथ मिलाया। दुनिया को लगा कि शायद अब शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। बस्तियों का विस्तार जारी रहा। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। सुरक्षा चिंताएं बढ़ी और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती गई। सन 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, जो पहले से कहीं ज्यादा हिंसक था। आत्मघाती हमले, सैन्य कार्रवाई,
और भारी जनहानि ने शांति प्रक्रिया को लगभग इस बार खत्म कर दिया। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सभी बस्तियां हटा ली, लेकिन सीमाओं, समुद्री मार्ग और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर विवाद जारी रहा। 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद गाजा और इजराइल के बीच कई बड़े युद्ध हुए, रॉकेट हमले हुए। यह स्ट्राइक और नाकेबंदी ने लाखों आम नागरिकों की जिंदगियों को प्रभावित किया। 7 अक्टूबर 2023 को संघर्ष ने फिर नया मोड़ लिया। हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। कई लोगों की मौत हो गई और बंधक बनाए गए हजारों लोग। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। इसके बाद दुनिया भर में सीज फायर, मानवीय सहायता, बंधकों की रिहाई और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने लगातार युद्ध विराम की अपील की, लेकिन जमीनी हालात बेहद जटिल बने रहे। 2024, 2025 और अब 2026 तक भी संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गाजा में मानवीय संकट, वेस्ट बैंक में बढ़ता तनाव, सीमाई झड़पें और पूरे मध्य पूर्व में फैलता अस्थिर माहौल इस विवाद को और गंभीर बना रहे हैं। आज भी सबसे बड़े सवाल वही हैं। सीमाएं क्या होंगी? पूर्वी यरूशलेम का भविष्य क्या होगा? फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी कैसे होगी? यहूदी बस्तियों का क्या होगा? और क्या 2 स्वतंत्र राष्ट्र कभी शांति के साथ अस्तित्व में आ पाएंगे? अगर इस पूरे संघर्ष को बेहद सरल शब्दों में समझें तो इसकी जड़ 3 बातों में छिपी है। एक ही भूमि पर 2 राष्ट्रीय दावे, 1948 और 1967 के युद्धों से पैदा हुए विस्थापन और कब्जे के घाव, और शांति समझौतों के बावजूद लगातार बढ़ता अविश्वास। यही कारण है कि ये संघर्ष केवल धर्म का नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, भूमि, सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार और इंसानी अस्तित्व का संघर्ष बन चुका है। और शायद इसी वजह से इसका समाधान भी केवल सैन्य जीत से नहीं, बल्कि लंबे राजनीतिक संवाद, आपसी भरोसे और मानवीय समझौते से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हर युद्ध के अंत में, चाहे जीत किसी की भी हो, सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिक ही चुकाते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.